शहर का केंद्रीय अस्पताल शहर के बीचों बीच शान से खड़ा था, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते थे। सुबह सुबह से ही अस्पताल का आंगन हलचल से भर जाता था। कोई जल्दी में प्रक्रिया पूरी कर रहा होता तो कोई लंगड़ाते हुए एक दूसरे का सहारा लेकर जांच के लिए अंदर जा रहा होता। इस शोर शराबे के माहौल में एक युवा महिला डॉक्टर का शांत और सुंदर व्यक्तित्व सबसे अलग नजर आता था। उसका नाम काव्या था। लोग उसे न केवल उसकी बेहतरीन काबिलियत के लिए जानते थे, बल्कि उसकी कोमल और काव्या था बेहतरीन काबिलियत, पवित्र सुंदरता के लिए भी, जो मरीजों को हमेशा सुकून देती थी, खासकर जब वह खुद उनकी जांच करती थी। उस सुबह काव्या ने अपना सफेद कोट पहना हुआ था, बाल करीने से पीछे बंधे थे और हाथ में फाइलों का एक मोटा बंडल था। वह 5वीं मंजिल के गलियारे में तेजी से चली, जो वीआईपी मरीजों के लिए आरक्षित थी। ये वे लोग थे जो आर्थिक रूप से संपन्न थे और इलाज के दौरान आराम के लिए अलग कमरा चुनते थे। वह मुश्किल मामलों, सख्त मांगों और अमीर मरीजों की जांच परख वाली नजरों की आदी हो चुकी थी। लेकिन काव्या के लिए यह सब सिर्फ काम था, एक जिम्मेदारी जिसे वह गर्व से निभाती थी। सुबह की जांच काफी सुचारू रूप से चल रही थी। काव्या हर कमरे में जाकर मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करती, उनके खान पान और दवाओं के बारे में हिदायतें देती। दोपहर होने तक गलियारे के आखिर में सिर्फ एक कमरा बचा था। यह एक विशेष मरीज का कमरा था। श्री राठौर, जो शहर के एक जाने माने व्यवसायी थे, वह दिल की बीमारी के कारण भर्ती हुए थे। लेकिन इलाज के बाद उनकी सेहत में सुधार हो गया था और वह छुट्टी के लिए तैयार थे। बाहर से देखने वाले लोग श्री राठौर को एक अमीर और शक्तिशाली व्यवसायी के रूप में देखते थे, जिनकी बहुत जान पहचान थी। लेकिन डॉक्टरों और नर्सों के बीच कोई भी उनसे ज्यादा देर तक बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनकी आदत घमंड से बात करने की थी और कभी कभी उनका रवैया बहुत अप्रत्याशित होता था। काव्या ने एक गहरी सांस ली, अपनी फाइलें ठीक कीं और दरवाजा खटखटाकर अंदर चली गई। वीआईपी कमरा बहुत बड़ा था और बड़ी खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। श्री राठौर बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी थकान थी, लेकिन आंखें तेज थीं। काव्या को देखते ही उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। डॉक्टर काव्या, आखिरकार आप आ ही गईं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। उनकी आवाज गहरी और धीमी थी, जैसे जानबूझकर दबाव बना रहे हों। काव्या ने शांत भाव बनाए रखा। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। आज मरीज काफी ज्यादा थे। मैं आपकी स्थिति की जांच करूंगी ताकि छुट्टी के कागजात तैयार किए जा सकें। वह पास आई फाइलें मेज पर रखीं और नब्ज और दिल की जांच के लिए उपकरण तैयार करने लगी। श्री राठौर उसे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में जांच परख का भाव साफ था। काव्या ऐसी नजरों की आदी थी, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। उसने शांत रहने की कोशिश की और ध्यान से अपना काम करते हुए हर रीडिंग को नोट किया। कमरे का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा। साथ में कोई नर्स नहीं थी, न ही मरीज का कोई रिश्तेदार था। सिर्फ काव्या और श्री राठौर थे। फाइल पर पेन चलने की सरसराहट और एयर कंडीशनर की धीमी आवाज ही गूंज रही थी। तभी श्री राठौर अचानक थोड़ा आगे झुके और धीमी आवाज में बोले, आप जानती हैं, यहाँ बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कोई भी आपकी तरह सुंदर और प्रतिभाशाली नहीं है। आप जैसी महिला को सिर्फ इस अस्पताल में ही अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। काव्या का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा काम मरीजों की सेवा करना है। आप बस आराम करें। श्री राठौर हंसे। उनकी हंसी सूखी और कर्कश थी। आराम तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन कुछ और है जो मैं आजमाना चाहता हूं। इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उस पल काव्या स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत पीछे हटी और कठोर आवाज में बोली, श्री राठौर, कृपया तमीज से पेश आइए, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन पीछे हटने के बजाय जेले के ना सारदी सादा। श्री राठौर आगे बढ़े। उनका चेहरा एक अनियंत्रित व्यक्ति की तरह विकृत हो गया था। तुम्हें क्या लगता है यहां कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा? यह पूरी मंजिल शांत है और कमरे साउंड प्रूफ हैं। तुम चिल्लाओगी भी तो कोई समय पर नहीं आ पाएगा। जैसे ही उसने यह पास की, दो नहीं आ पाएगा कहा, पूरा कमरा एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। काव्या समझ गई कि स्थिति खतरनाक हो रही है। उसने तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन श्री राठौर ने अचानक उसे रोक लिया। इस हिंसक हरकत ने माहौल को और भी घुटन भरा बना दिया।
अफरा तफरी के बीच बिस्तर की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। साथ ही कुछ चीजों के फर्श पर गिरने की खनक भी हुई। बाहर गलियारा अभी भी शांत था। किसी को नहीं पता था कि उस वीआईपी कमरे के अंदर कुछ असामान्य हो रहा है। काव्या ने विरोध करने की पूरी कोशिश की। वह चिल्लाई इस अत्रे में के अथा, उम्मीद में कि कोई सुन ले, लेकिन उसकी चीख दब गई और सिर्फ उस बंद कमरे में गूंज कर रह गई। उसे अपने करीब आते खतरे का स्पष्ट एहसास हो रहा था। माथे पर पसीना आ गया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह फिर भी बचने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई, जिससे दरवाजा हल्का सा कांप गया, लेकिन फिर सन्नाटा लौट आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। गलियारे के दूसरे छोर पर एक नर्स गुजर रही थी। उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वह कुछ सेकंड के लिए रुकी। उसने वीआईपी कमरे नंबर 509 की ओर देखा, लेकिन फिर सिर हिलाकर सोचने लगी कि शायद किसी मरीज से कुछ गिर गया होगा। और फिर वह आगे बढ़ गई और गलियारा फ्लोरोसेंट रोशनी में चमकता हुआ खाली रह गया। कमरे के अंदर सब कुछ एक जानलेवा सन्नाटे में डूबा हुआ था। जब घड़ी भोज के में लगभग 11 बज रहे थे, गलियारे में भीड़ कम होने लगी। दूसरे डॉक्टर कैंटीन चले गए थे और नर्सें मरीजों को खाना बांटने में व्यस्त थीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वीआईपी कमरा 509 का दरवाजा थोड़ा खुला था और दरार से आती अंधेरी छाया कुछ छिपा रही थी। अंदर का माहौल इतना घना था जैसे ठंडी धुंध की एक परत छाई हो। बिस्तर पर चादर अस्त व्यस्त थी। कुछ चीजें फर्श पर लुढ़क रही थीं। एक कुर्सी गिरी हुई थी। फूलों का गुलदस्ता टूटा हुआ था और पानी की एक लंबी लकीर फैली हुई थी। कमरे के एक कोने में एक कांपती हुई सिलुएट दीवार से सटी हुई थी। उसकी आंखें दहशत में खुली हुई थीं। वह काव्या थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में अभी भी दृढ़ता थी, जैसे वह अपनी अंतिम चेतना को बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। उसके सामने श्री राठौर स्थिर खड़े थे। उनके हाथ पसीने से भीगे थे और उनकी आंखें लगातार दरवाजे की ओर घूम रही थीं। वह हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर अब वह शालीनता नहीं थी जो आमतौर पर होती थी, बल्कि उसकी जगह घबराहट और गुस्सा मिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी खाई में गिर गए हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने धमकी भरे अंदाज में कहा। काव्या ने सारी हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज बैठ गई थी, लेकिन दृढ़ थी। आपको क्या लगता है कि आप इसे हमेशा के लिए छिपा सकते हैं? यह एक अस्पताल है, आपकी मनमानी करने की जगह नहीं। श्री राठौर ने आंखें सिकोड़ी। उनकी नजरों में एक क्रूर चमक थी। पकड़े जाने का डर गुस्से में बदल गया। वह उसकी ओर तेजी से बढ़े। उनके हाथ कसकर बंधे हुए थे, जैसे कुछ दबा रहे हों। काव्या दीवार के कोने में सिमट गई। उसका हाथ फर्श पर कुछ तलाश रहा था, इस उम्मीद में कि उसे बचाव के लिए कुछ मिल जाए। उसकी उंगलियों ने टूटे हुए गुलदस्ते के एक नुकीले और ठंडे चीनी मिट्टी के टुकड़े को छुआ। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने शांत दिखने की कोशिश की। पीछे हट जाओ, वरना मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। उस पल दोनों की आंखें मिलीं। एक तरफ क्रूरता और दुस्साहस था, तो दूसरी तरफ जीने की जिद। समय जैसे रुक गया, लेकिन फिर न जाने क्यों श्री राठौर जोर से हंसे। उनकी हंसी खाली कमरे में गूंज उठी। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकती हो? यहां मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। इस पूरे अस्पताल में कौन मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करेगा? वह हंसा, लेकिन उसकी मुस्कान विकृत और गुस्से से भरी थी। काव्या की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि श्री राठौर प्रभावशाली हैं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस हद तक भ्रम में होंगे। हालांकि जब वह जोर जोर से हंस रहा था, उसे भागने का एक मौका नजर आया। अपनी बची हुई सारी ताकत से काव्या एक तरफ भागी और सीधे दरवाजे की ओर दौड़ी। वीआईपी कमरे में उसके पैरों की धमक सुनाई दी। श्री राठौर घबराकर उसके पीछे भागे और उसके सफेद कोट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों दरवाजे के ठीक सामने बुरी तरह से संघर्ष करने लगे। काव्या एक बार चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख जैसे गले में ही अटक गई, इतनी जोर से नहीं कि बाहर तक पहुंच सके। एक पल में उसके हाथ से चीनी मिट्टी का टुकड़ा फर्श पर गिरकर खनक गया। श्री राठौर ने मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे वापस अंदर खींच लिया। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और फिर धड़ाम से बंद हो गया। सब कुछ फिर से शांत हो गया। बाहर गलियारे में वही नर्स एक बार फिर गुजरी।
इस बार वह पूरी तरह रुक गई। एक बेचैनी की भावना जाग उठी। वह दरवाजे के पास गई, कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एयर कंडीशनर की धीमी आवाज आ रही थी। उसने भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए झिझकी और फिर सिर हिलाकर चली गई। अस्पताल में मरीजों का चिल्लाना और दर्द से कराहना आम बात थी, इसलिए उसने खुद को समझाया कि वह ज्यादा सोच रही है। कमरे के अंदर काव्या बुरी तरह फंस चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और थकान के कारण उसकी आम बात ही आंखें धुंधला रही थीं। श्री राठौर तेजी से सांस ले रहा था। उसके हाथ कसकर बंधे थे, चेहरा लाल हो गया था। उस छोटे से पल में उसके दिमाग में एक पागलपन भरा फैसला आया, एक ऐसा फैसला जिससे वह बाद में कभी नहीं बच सका। एक भारी धम्म की आवाज हुई और फिर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। दोपहर की धूप बड़ी खिड़की से कमरे में आ रही थी और फर्श पर रोशनी के धब्बे बना रही थी। श्री राठौर का शरीर रुक गया। उसकी आंखें नीचे की ओर घूर रही थीं, सांसें तेज थीं। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जहां से वापसी संभव नहीं है। उस पल एक भयानक घबराहट उस पर हावी हो गई। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, अस्त व्यस्त दृश्य को देखा। बिस्तर की चादरें बिखरी हुई थीं, चीनी मिट्टी के टुकड़े बिखरे हुए थे, सफेद पर्दे पर लाल धब्बे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कान सुन्न हो गए थे। वह खुद से बड़बड़ाया, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। उसने जल्दी से दरवाजे के पर्दे खींचे ताकि रोशनी छिप जाए। फिर वह सबूत मिटाने के तरीके ढूंढने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन घबराहट में भी उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। खून के धब्बे पोंछे, कुर्सी सीधी की और चीनी मिट्टी के टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए। लेकिन वह जितनी सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, खून के धब्बे पोंछे कोशिश करता, उतने ही ज्यादा निशान छोड़ता जा रहा था। बाहर गलियारे में लाउडस्पीकर पर मरीजों के लिए दोपहर के भोजन का समय घोषित किया जा रहा था। कुछ मरीजों के रिश्तेदार बाहर निकलने लगे। यह हलचल भरा माहौल कमरा नंबर 509 के अंदर की मौत की शांति के बिल्कुल विपरीत था। श्री राठौर ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारा खाली था, सिर्फ पीली सफेद रोशनी फैली हुई थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर उसने दांत भींचे और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अपना सामान, मेडिकल फाइलें, कपड़े, सब कुछ जल्दी से एक बैग में भर लिया। बाथरूम के आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, एक विकृत पीला चेहरा जिस पर लाल धब्बे थे, आंखें थकान से बेजान थीं। उसने खुद को देखकर फुसफुसाया, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। कुछ ही मिनटों बाद श्री राठौर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके हर कदम भारी थे और आंखें किसी से सीधे मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। वह गलियारे से होते हुए सीधे लिफ्ट की ओर गया। एक नर्स पास से गुजरी और मुस्कुराकर बोली, राठौर साहब, आज आप जल्दी छुट्टी ले रहे हैं। श्री राठौर ने सिर हिलाया, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। हाँ, मैं अब ठीक हूं। आप डॉक्टरों को और परेशान नहीं करना चाहता। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और उसका साया उसमें समा गया। वीआईपी कमरे 509 के दरवाजे के पीछे सब कुछ एक डरावनी खामोशी में डूब गया। उस दोपहर अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह शोरगुल भरा था। लोग आ जा रहे थे, एक दूसरे को बुलाने की आवाजें आ रही थीं और लाउडस्पीकर पर परिचित घोषणाएं दोहराई जा रही थीं। किसी को नहीं पता था कि 5वीं मंजिल पर एक कमरा एक बुरे सपने का केंद्र बन गया था, जिसका खुलासा कुछ ही घंटों में होने वाला था। लगभग 3 बजे हेड नर्स वीआईपी कमरों की जांच के लिए ऊपर आई। जब लाउडस्पीकर पर एक कमरों की जांच के लिए ऊपर आई, वह कमरा 509 पर पहुंची तो उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह सोचकर कि मरीज जा चुका होगा, उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बंद नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे वह कांप गई। अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। कमरा अस्त व्यस्त था, सफेद पर्दा बिखरा हुआ था, बिस्तर की चादर पर कुछ लाल धब्बे थे और फिर कमरे के कोने में धुंधली रोशनी में डॉक्टर काव्या का छोटा सा शरीर मोशनलेस पड़ा था। नर्स जोर से चिल्लाई, उसकी चीख पूरे गलियारे में गूंज गई और कुछ ही पलों में पूरी 5वीं मंजिल पर अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर, सुरक्षा गार्ड और कुछ मरीजों के रिश्तेदार दौड़कर आए और हर कोई उस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। अस्पताल की एक प्रसिद्ध डॉक्टर, जिसे सभी सहकर्मी प्यार करते थे, आज वहां ठंडे शरीर के साथ पड़ी थी। उसके चेहरे पर अंतिम भय स्पष्ट रूप से अंकित था। उसकी आंखें खुली और बेजान थीं,
जैसे वह कुछ कहना चाहती हो जो वह कह नहीं पाई। यह बुरी खबर तेजी से फैल गई और अस्पताल के निदेशक मंडल ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। 1 घंटे से भी कम समय में पुलिस बल ने पूरे इलाके को सील कर दिया। 5वीं मंजिल का गलियारा बंद कर दिया गया और आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी। अस्पताल का हलचल भरा माहौल अचानक तनाव और भय में बदल गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो जांच के प्रभारी थे, कमरा 509 में दाखिल हुए। उनकी तेज नजरें हर विवरण को देख रही थीं। वह अपनी इन बोटाच लप्सेमेंटे राइसी बारीकी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई मुश्किल मामले सुलझाए थे। एक नजर में ही उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। काव्या के हाथ पर खरोंच के निशान, कमरे में संघर्ष के संकेत, टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े, सब कुछ यह बता रहा था कि एक भयंकर लड़ाई हुई थी। दरवाजे का ताला नहीं तोड़ा गया था, जिसका मतलब है कि हत्यारा या तो पीड़ित को जानता था या उसे कमरे में रहने की इजाजत थी। विक्रम ने बड़बड़ाया। एक पुलिसकर्मी पास आया। सर, अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार यह कमरा श्री राठौर का है। एक वीआईपी मरीज, एक जाने माने व्यवसायी। लेकिन हमने अभी जांच की, उन्होंने आज दोपहर लगभग 11 बजे छुट्टी ले ली थी। यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम की आंखों में एक चमक आ गई। वह झुके और काव्या के शरीर को एक बार फिर देखा, फिर धीरे धीरे कहा, तो इसका मतलब है कि उसके साथ आखिरी व्यक्ति वही था। तनाव का माहौल छा गया। काव्या के सहकर्मी गलियारे के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। कई लोग इस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अभी सुबह ही उन्होंने उसे मरीजों की जांच करते देखा था। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह कोमल थी और बस कुछ ही घंटों में वह हमेशा के लिए सो गई। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टूटे हुए चीनी मिट्टी के हर टुकड़े, खून के हर छोटे धब्बे और बिस्तर के किनारे पर लगे उंगलियों के निशानों को दर्ज किया गया। कूड़ेदान में उन्हें खून से सना एक मुड़ा हुआ तौलिया भी मिला। सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। किसी ने अपराध को छिपाने की कोशिश की थी। अस्पताल के बाहर खबर आग की तरह फैल गई और जिज्ञासु लोगों की भीड़ जमा होकर बातें करने लगी। एक युवा, सुंदर और प्रतिभाशाली महिला डॉक्टर की हत्या उस जगह पर हो गई थी जो सबसे सुरक्षित मानी जानी चाहिए थी। हर कोई कांप रहा था, दया और गुस्से से भरा हुआ। देर शाम जब घटनास्थल की जांच पूरी भांति हो गई तो इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी टीम के साथ एक त्वरित बैठक की। यह राठौर प्रभावशाली और अमीर है, लेकिन अगर वह इसमें शामिल है तो हम उसे प्रकाश में लाएंगे। तुरंत उसकी तलाश के लिए आदेश जारी करो। उस रात पूरा शहर हिल गया। अखबारों ने सोशल मीडिया पर अस्पष्ट खबरें देना शुरू कर दिया और काव्या की तस्वीरें अनगिनत शोक संदेशों के साथ भर गईं। लोग उसे एक सफेद कोट वाली परी के रूप में याद कर रहे थे जो अपनी ड्यूटी करते हुए गिर गई। इस बीच शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से होटल में दिन ड्यूटी करते हुए दिन का रहे श्री राठौर बिस्तर पर बैठे थे। उनका चेहरा भावहीन था। सुबह पहने हुए कपड़े बदल दिए गए थे, लेकिन मेज पर अभी भी एक प्लास्टिक का थैला था जिसमें वे चीजें थीं जो उसने जल्दबाजी में भरी थीं। अस्पताल की कुछ चीजें, मेडिकल फाइलें और एक पुरानी शर्ट जिस हैंस का जिसमें वे चीजें थीं, पर एक धुंधला लाल धब्बा था। वह लगातार शराब पी रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके दिमाग में काव्या की अंतिम घूरती हुई आंखों की तस्वीर घूम रही थी। वह जितना पीता उतना ही घबराता। वह खुद से कहता रहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, यह सब एक धुंधला लाल धब्बा था, दुर्घटना थी। लेकिन वह जितना खुद से झूठ बोलता उतना ही अपराधबोध का बोझ भारी होता जाता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। श्री राठौर चौंक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठा, दरवाजे के पास गया और दरार से झांका। यह होटल का कर्मचारी था जो रात का खाना लाया था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन पसीना अभी भी बह रहा था। नहीं, मैं पकड़ा नहीं जा सकता, मुझे यहां से निकलना होगा, वह बड़बड़ाया। उसकी घबराई हुई आंखें चारों ओर देखने लगीं। बाहर पूरी पुलिस बल घेरा कस रही थी। प्रमुख सड़कों पर, विशेष रूप से शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर, हर चेक पॉइंट स्थापित किया गया था। श्री राठौर के बारे में जानकारी हर जगह भेज दी गई थी। 50 साल से ज्यादा उम्र का, लंबा कद, सफेद होते बाल, एक समय का प्रसिद्ध व्यवसायी। पुलिस मुख्यालय के एक छोटे बाले जमदीपाल और पत 2 साज नेकलोगे से बैठक कक्ष में इंस्पेक्टर विक्रम शहर के नक्शे के सामने बैठे थे। सिगरेट जलाते हुए उनकी आवाज गहरी हो गई थी। उसके पास पैसा है, संबंध हैं, लेकिन जितना ज्यादा ऐसा होता है उतना ही वह सोचता है कि वह बच सकता है। हमें जल्दी करनी होगी।
वरना वह गायब होने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। एक युवा पुलिसकर्मी ने कहा, सर, अगर वह विदेश भाग गया तो विक्रम ने धुआं छोड़ा, उसकी आंखें तेज थीं। शायद नहीं। उसके जैसे लोगों में हिम्मत तो होती है, लेकिन उसका दिमाग अभी अस्थिर है। वह एक सही योजना बनाने के लिए पर्याप्त शांत नहीं होगा। उसकी गलती ही हमारा मौका है। होटल के कमरे के अंधेरे में श्री राठौर सिकुड़कर बैठे थे। बाहर सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज उसे बार बार चौंका रही थी। उसके दिमाग में परेशान करने वाली आवाजें और तस्वीरें एक के बाद एक आ रही थीं। वह जानता था कि जल्द ही पुलिस उसके निशान तक पहुंच जाएगी, लेकिन निराशा में भी वह इस भ्रम में था कि वह बच जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, शहर पर एक असामान्य माहौल छा गया। सुबह के अखबारों ने केंद्रीय अस्पताल में डॉक्टर काव्या की रहस्यमयी मौत की खबर एक साथ छापी। हालांकि आधिकारिक जानकारी में विवरण नहीं दिया गया था, लेकिन हत्या के संदेह की कुछ पंक्तियां ही जनता में हलचल मचाने के लिए काफी थीं। हर कोई चर्चा कर रहा था, दया और गुस्से से भरा हुआ। पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर विक्रम सुबह जल्दी ही पहुंच गए थे। उनकी मेज पर श्री राठौर की मेडिकल फाइल और उनकी पूरी व्यक्तिगत जानकारी स्पष्ट रूप से प्रिंट की हुई थी। व्यवसायी श्री राठौर 54 वर्ष, एक बड़े निर्माण समूह के मालिक थे और प्रांत में उनके कई संबंध थे, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में उनका व्यवसाय गिर गया था। वह कर्ज में डूब गए थे और उन्हें अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के सहारे जीना पड़ रहा था। इस तरह का व्यक्ति दबंग होता है। अगर वह हत्या के मामले में फंस गया तो वह अंत तक लड़ेगा। विक्रम ने कहा। उनकी आंखें फाइल से नहीं हटीं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक युवा अधिकारी रिपोर्ट करने के लिए अंदर आया। विक्रम सर, हमने अस्पताल के कैमरे की जांच की है। लगभग 11 बजे कैमरे ने श्री राठौर को कमरा 509 से निकलते हुए रिकॉर्ड किया। उनके हाथ में एक सामान का बैग था। उनके चेहरे पर भाव बहुत असामान्य थे। वे लगातार चारों ओर देख रहे थे। उसके बाद वह लिफ्ट से सीधे लॉबी में गए और टैक्सी से अस्पताल से निकल गए। कौन सी टैक्सी? विक्रम ने जल्दी से पूछा। हमने उसे ढूंढ लिया है। ड्राइवर ने बताया कि उसने उसे शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में एक छोटे से होटल में छोड़ा था, लेकिन कल रात जब हमने जांच की तो वह वहां नहीं था। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जितना भागेगा उतने ही ज्यादा निशान छोड़ेगा। जैसा कि अनुमान था, जब पुलिस बल हर जगह फैल गया तो शहर के दूसरी तरफ श्री राठौर घबराहट से जूझ रहा था। कल रात छोटे होटल से निकलने के बाद वह दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। बस एक कैफे से दूसरे भोजनालय में भटकता रहा और फिर बाहरी इलाके में एक जर्जर किराए का कमरा ले लिया। थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, सिकुड़े हुए कपड़े, एक समय का प्रभावशाली व्यक्ति अब एक कायर भगोड़े से कम नहीं लग रहा था। वह जानता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसने सभी कॉल डिलीट कर दिए, सिम कार्ड बदल दिया, लेकिन फिर भी पीछा किए जाने की भावना से बच नहीं सका। जब भी वह सड़क पर सायरन की आवाज सुनता तो वह कांप उठता और कमरे के कोने में छिप जाता। काव्या की आंखों के बुरे सपने उसे लगातार आते रहते, जिससे वह सो नहीं पाता था। इस बीच इंस्पेक्टर विक्रम ने श्री राठौर के सभी करीबी संबंधों की जांच करने के लिए लोगों को भेजा। एक लंबी सूची बनाई गई, रिश्तेदार, दोस्त, व्यापारिक भागीदार। लेकिन जिस बात ने विक्रम का ध्यान खींचा वह यह थी कि पिछले 1 साल में श्री राठौर ने लगभग कोई सामाजिक संपर्क नहीं रखा था। बस कुछ भरोसेमंद लोगों के इर्द गिर्द ही रहते थे। एक घबराया हुआ व्यक्ति किसी परिचित जगह पर जाएगा या शरण मांगेगा। हम यह पता लगाएंगे कि वह किसके पास जा सकता है, विक्रम ने आदेश दिया। उसी समय अपराध स्थल से मिली जानकारी का विश्लेषण जारी रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि काव्या की मृत्यु पिछले दिन दोपहर के आसपास हुई थी। यह उस समय से मेल खाता था जब कैमरे ने श्री राठौर को अस्पताल से निकलते हुए रिकॉर्ड किया था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे जो एक भयंकर प्रतिरोध का संकेत दे रहे थे, जिससे यह और भी पुख्ता हो गया कि मामला सीधा नहीं था। श्री राठौर की बात करें तो एक लंबी रात भागने के बाद वह थकने लगा था। उसकी जेब में बस कुछ नकदी बची थी। हर कदम पर वह सतर्क था, किसी परिचित से मिलने से डरता था। उसने एक टोपी और धूप का चश्मा पहना था, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। वह सड़क के किनारे एक जर्जर भोजनालय में गया और जल्दी से कुछ खाना मंगवाया। दुकान की मालकिन ने उसे कई बार देखा, जैसे अखबार में परिचित चेहरे को पहचान रही हो।
लेकिन फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसकी ओर देखने वाली हर नजर उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ा रही थी। उसने जल्दी से कुछ निवाले खाए और चला गया, अपना आधा खाया हुआ खाना छोड़कर। उसके दिमाग में एक अस्पष्ट योजना बन रही थी। उसे शहर छोड़ना होगा। वह लाश जानता था कि जितना ज्यादा वह रुकेगा उतना ही आसानी से पकड़ा जाएगा। लेकिन वह कैसे जाए? बस स्टेशन, हवाई अड्डे, ट्रेन स्टेशन, सभी पर पुलिस तैनात थी। उसके पास केवल एक छोटा रास्ता खोजने या किसी परिचित से मदद मांगने का विकल्प था। उस दोपहर उसने अपने एक पुराने दोस्त राजेश को फोन करने का फैसला किया, जो निर्माण उद्योग में एक भागीदार था और अब एक परिवहन सेवा चलाता था। एक पुराने सार्वजनिक फोन से उसने कांपते हुए नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, हेलो, कौन है? राजेश, मैं राठौर हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और बैठ गई थी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राजेश की आवाज गहरी हो गई। तुम कहां हो? मैंने अखबार में देखा। फोन पर बात मत करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस इस बार मुझे शहर से बाहर निकलना है। राजेश थोड़ी देर चुप रहा और फिर संक्षिप्त उत्तर दिया, रात 8 बजे पश्चिमी फ्लाईओवर पर, तुम वहां मेरा इंतजार करना। श्री राठौर ने फोन रख दिया। उसका मन अशांत था। उसे नहीं पता था कि राजेश वास्तव में मदद करना चाहता है या उसे धोखा देगा, लेकिन इस स्थिति में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। पुलिस की तरफ जासूसी टीम भी आराम नहीं कर रही थी। एक अप्रत्याशित जानकारी उनके कानों तक पहुंची। श्री राठौर के एक पुराने दोस्त राजेश को अभी अभी एक सार्वजनिक फोन से एक अप्रत्याशित जानकारी उनके कानों तक पहुंची। छोटी कॉल आई थी। सिग्नल अस्पष्ट था, लेकिन आवाज बहुत मिलती जुलती थी। इंस्पेक्टर विक्रम थोड़ा मुस्कुराया। उसने हरकत करनी शुरू कर दी है। अच्छा है, उसे बाहर आने दो, हम इंतजार करेंगे। रात हो गई और शहर रोशनी से जगमगा उठा। पश्चिमी फ्लाईओवर के सुनसान हिस्से में तेज हवा चल रही थी। श्री राठौर एक गहरे रंग का कोट पहने अंधेरे में छिपा हुआ खड़ा था। उसकी आंखें चिंता से चारों ओर देख रही थीं। हर मिनट एक सदी की तरह बीत रहा था। उसके दिमाग में घेरे से बचने की तस्वीर उम्मीद और डर के बीच झूल रही थी। दूर की पाथा पाथा पार्टी बोट का रहा दी, दो खे बथा, दो खे बाथा। एक छोटा ट्रक धीरे धीरे पास आया। उसकी हेडलाइट्स ने सड़क को रोशन कर दिया। उसने परिचित नंबर प्लेट को पहचान लिया। राजेश स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा था। उसका चेहरा भावहीन था। श्री राठौर छिपने की जगह से बाहर निकला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि एक और अंधेरे कोने में तेज आंखें उसे लंबे समय से देख रही थीं। छोटा ट्रक फ्लाईओवर के बीच में रुका। उसके इंजन की कर्कश आवाज रात के अंधेरे में गूंज उठी। श्री राठौर ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से ट्रक की ओर बढ़ा। हवा तेज चल रही थी। उसके सफेद होते बाल माथे पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ और पीला लग रहा था। राजेश ने खिड़की का शीशा नीचे किया। उसकी ठंडी नजरें उस पर पड़ी। अंदर आ जाओ। उसकी आवाज संक्षिप्त थी। श्री राठौर जल्दी से अंदर चढ़ गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। केबिन के अंदर का माहौल भारी था। राजेश ने न तो कुछ पूछा और न ही उसकी ओर देखा, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। सड़क के दोनों ओर पीली रोशनी खिड़की के शीशे से छनकर आ रही थी और अंधेरा लंबा और गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद राठौर ने कांपती आवाज में कहा, तुम जानते हो मैंने जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ एक हादसा था। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे शहर से बाहर निकाल दो। उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे पास जो भी पैसा है मैं तुम्हें दे दूंगा। राजेश ने एक नजर डाली। उसके होंठों पर एक आधी मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस चुप्पी ने राठौर को और भी बेचैन कर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस रहे थे। ट्रक सुनसान सड़कों से गुजरता हुआ धीरे धीरे बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था। राठौर बेचैन होने लगा। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? यह बस स्टेशन नहीं है, नहीं ट्रेन स्टेशन। राजेश ने कर्कश आवाज में जवाब दिया, एक सुरक्षित जगह पर तुम चुप रहो। इस बीच कुछ किलोमीटर दूर एक गुप्त जासूसी टीम उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने ट्रैफिक कैमरों की मदद से राजेश की गाड़ी की नंबर प्लेट की पहचान कर ली थी। इंस्पेक्टर विक्रम कमांड वाहन में बैठे थे। उनकी आंखें लोकेशन डिस्प्ले स्क्रीन पर टिकी थीं। कोई जल्दबाजी नहीं, उन्हें अपनी गलती बार में बैठे थे। खुद करने दो, जब मैं आदेश दूंगा तभी रोकना, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। ट्रक के केबिन में माहौल और भी घुटन भरा होता जा रहा था। राठौर ने खिड़की से बाहर देखा। विशाल अंधेरा फैला हुआ था और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या राजेश सच में मदद करना चाहता है या वह पुलिस के लिए चारा डाल रहा है? वह मुड़ा और तेज आवाज में बोला,
राजेश, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे, है ना? राजेश हौंसा। उसकी आवाज धीमी थी। वादा? इस हालत में तुम किसी से वादे की उम्मीद कर रहे हो? तुम जानते हो पूरा शहर तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हारा नाम अखबारों में भरा पड़ा है, तुम जहां भी जाओगे तुम एक निशाना होगे। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ पुरानी दोस्ती की वजह से कर रहा हूं। राठौर ने अपने होंठ भींच लिए, पसीना बहने लगा। यह जवाब उसके दिमाग में एक चाकू की तरह चुभ गया। उसने अचानक अपना हाथ अपनी जैकेट की जेब में डाला, जहां उसने होटल से लाया हुआ एक छोटा फल काटने वाला चाकू छिपा रखा था। उसकी उंगलियों ने ठंडी ब्लेड को छुआ और उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। अगर राजेश ने धोखा दिया तो वह पहले हमला करेगा। ट्रक एक छोटी अंधेरी और सुनसान सड़क पर मुड़ा। राजेश ने ट्रक को किनारे लगाकर इंजन बंद कर दिया। राठौर चौंक गया। क्यों रुके? आगे क्यों नहीं जा रहे? राजेश ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और सीधे राठौर की ओर देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई रास्ता बचा है? पूरा राज्य सील कर दिया गया है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें कहां ले जाऊं? शहर से बाहर। तुम सपना देख रहे हो? राठौर स्तब्ध रह गया। उसका दिल जैसे रुक गया हो। उसने जल्दी से चाकू निकाला, उसे ऊपर उठाया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, मुझे धोखा मत देना वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। राजेश जोर से हंसा। उसकी सूखी हंसी रात में गूंज उठी। तुम मुझे डरा रहे हो? अपनी हालत देखो, एक कांपता हुआ हत्यारा, एक डरे हुए चूहे की तरह। तुम्हें क्या लगता है अब कोई तुम पर विश्वास करेगा? उसी समय दूर से हेडलाइट्स की तेज रोशनी आई, साथ ही गाड़ी के इंजन की गरज भी सुनाई दी। राठौर घबराकर पीछे मुड़ा। अंधेरे से कई पुलिस की गाड़ियां अचानक प्रकट हुईं और पूरी सड़क को घेर लिया। नहीं, यह गाड़ी भक्पास जोका ने मात्रिंग दंडात्रैला नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। राठौर चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। इंस्पेक्टर विक्रम गाड़ी से उतरे। उनकी आवाज गूंजी, श्री राठौर, तुम्हें घेर लिया गया है, हथियार नीचे रखो और तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। राठौर पीछे हटा, हाथ में चाकू कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा थी। राजेश केबिन में चुपचाप बैठा रहा। उसका चेहरा इतना ठंडा था जैसे सब कुछ उसकी योजना के पाथ अनुसार हुआ हो। तुम लोगों ने मुझे फंसाया। राठौर गरजा। उसकी आंखों में नफरत थी। विक्रम एक कदम आगे बढ़े। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन धैर्यपूर्ण थी। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारे पास जो कुछ बचा है उसके बारे में सोचो। विरोध करने से स्थिति और खराब होगी। राठौर हाँफ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उस पल दर्जनों फ्लैशलाइट्स की रोशनी सीधे उस पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। लाउडस्पीकर की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी, हवा जैसे जम गई हो। फिर एक चीख सुनाई दी। उसके हाथ से चाकू जमीन पर गिरकर खनक गया। राठौर घुटनों के बल गिर गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, यह सब एक हादसा था। तुरंत पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े और उसके हाथों को हथकड़ी से कस दिया। ठंडी धातु की आवाज ने एक पागलपन भरी भाग दौड़ की रात का अंत कर दिया। विक्रम पास आए, उसकी आंखों में सीधे देखा और गहरी आवाज में कहा, हादसा मरने वाला बोल नहीं सकता, लेकिन हर सबूत तुम्हारे खिलाफ है। न्याय सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे तुम कितना भी इनकार करो। राठौर ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। अंधेरे में नीली और लाल बत्तियां चमक रही थीं, जो पूरे शहर को बता रही थीं कि तलाश खत्म हो गई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पूछताछ कक्ष में जब सभी सबूत श्री राठौर के खिलाफ थे, तब भी वह जिद्दीपन से दोहराता रहा, मैंने नहीं मारा, मैं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। और इस तरह वह सनसनीखेज हत्या का मामला एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया, जहां सच्चाई को अंत तक उजागर करना था। पूछताछ कक्ष आथ दोहरा था, पाठ थर गाहे मैते साथर करके परदोहा। अजीब तरह से शांत था। केवल एक पीली धुंधली रोशनी पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ रही थी, जहां श्री राठौर दो जांचकर्ताओं के सामने बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल थीं और भागने की लंबी रात के बाद बाल बिखरे हुए थे। हथकड़ी लगे हाथ मेज पर रखे थे, एक कांप रहे थे, लेकिन फिर भी एक कठोरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम अंदर आए, हाथ में एक लंबी फाइल थी। उन्होंने उसे जोर से मेज पर रखा, जिसकी आवाज से राठौर चौंक गया। विक्रम बैठ गए। उनकी तेज नजरें सीधे उस पर टिकी थीं। श्री गंधर में भैंड दुसे दो करता। राठौर, आपने अपने अधिकार सुन लिए हैं।
हमारे पास आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? राठौर ने सिर उठाया, उसकी आवाज बैठ गई थी। मैंने नहीं किया। आप लोग मुझे फांसा रहे हैं। उस डॉक्टर की मौत सिर्फ एक हादसा थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बगल में बैठे जांचकर्ता ने रिकॉर्डर चालू किया और धीमी आवाज में कहा, आप कहते हैं कि यह एक हादसा था, लेकिन अस्पताल के गलियारे के कैमरे में साफ दिख रहा है आपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके। उसकी चीखें कुछ ही मिनटों में दब गईं। उसके बाद आप कमरे से बाहर आए और आपकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। आप इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? राठौर ने आंखें कसकर बंद कर लीं और सिर हिलाया। नहीं, मैं बस उसे निजी तौर पर बात करने के लिए रोकना चाहता था। वह घबरा गई, विरोध किया और गिर गई। उसका सिर मेज से टकरा गया। यह सब अनजाने में हुआ, विक्रम ने गरजकर कहा। अनजाने में हुआ और आपने सबूत मिटाए, चीजें फेंकी और भागने की कोशिश की। अनजाने में हुआ और आप होटल से निकलते समय चाकू साथ ले गए। आपको क्या लगता है कि कोई इस पर विश्वास करेगा? माहौल एक तनी हुई डोरी की तरह हो गया। राठौर ने एक गहरी सांस ली और अचानक मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, मैंने कहा कि मैंने नहीं मारा। मैं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। आवाज बंद कमरे में गूंज उठी, जिससे दोनों जांचकर्ता एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन विक्रम शांत रहे। उन्होंने फाइल से कुछ तस्वीरें निकालीं और राठौर की ओर खिसका दीं। ये तस्वीरें घटनास्थल की थीं। फर्श पर खून के धब्बे, पीड़ित के गले पर निशान और कुर्सी पर राठौर के उंगलियों के निशान। देखो, यह सच्चाई है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। हर विवरण तुम्हारे खिलाफ है। तुम अब भी इनकार कर सकते हो, विक्रम ने ठंडक से कहा। राठौर उन तस्वीरों को घूरता रहा। उसका चेहरा विकृत हो गया। फिर उसने सिर झुका लिया और हाँफने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक खोए हुए व्यक्ति की तरह बड़बड़ाया, ये सब उसकी वजह से हुआ। वह समझी नहीं। मैं सिर्फ बात करना चाहता था। उसने विरोध क्यों किया? इन शब्दों ने कमरे के माहौल को और भी भारी कर दिया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और कठोर आवाज में कहा, चुप रहो, तुम चाहे कुछ भी कहो, एक जान चली गई है। वह सिर्फ एक युवा डॉक्टर थी जिसने अपना पूरा जीवन लोगों को बचाने में लगा दिया, और तुमने बेरहमी से उसका सब कुछ छीन लिया और फिर उसे ही दोष दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि कानून तुम्हें माफ कर देगा? राठौर ने सिर झुका लिया। उसके हथकड़ी लगे हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि सब कुछ उजागर हो गया है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी। वह बार बार एक ही वाक्य दोहराता रहा, यह मैं नहीं था, मैंने नहीं मारा। एक जुनूनी धुन की तरह। बाहर मामले की खबर तेजी से फैल रही थी। पूरा शहर चर्चा कर रहा था। लोग श्री राठौर की क्रूरता पर गुस्से में थे। एक अमीर व्यक्ति जो जीवन को तुच्छ समझता था। अखबारों ने बड़ी सुर्खियां लगाईं, सनसनीखेज अस्पताल हत्याकांड के बाद कुख्यात व्यवसायी गिरफ्तार। इस बीच पीड़ित का परिवार शोक में डूबा हुआ था। बूढ़ी मां अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से सूख चुकी थीं। हर बार अगरबत्ती जलाते समय वह बस इतना ही कह पाती, बेटी यह तुम ही क्यों थी? जांच टीम जानती थी कि राठौर चाहे कितना भी जिद्दी हो, सबूत बहुत स्पष्ट थे, बस समय की बात थी उसे सिर झुकाने के लिए मजबूर करना। विक्रम ने मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाने का फैसला किया। उन्होंने पीड़ित के परिवार की चिट्ठियां और तस्वीरें मंगवाईं ताकि राठौर अपने किए का परिणाम देख सके। जब उसने स्नातक समारोह की तस्वीर में उस डॉक्टर की उज्जवल मुस्कान देखी तो राठौर एक पल के लिए कांप गया। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक आई, लेकिन तुरंत बाद उसने होंठ भींच लिए और नजरें फेर लीं। तुम लोग चाहते हो कि मैं अपराध बोध से टूट जाऊं? नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बैठ गई थी। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। तुम बच सकते हो, तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन न्याय कभी नजरअंदाज नहीं करता। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। बस यह तुम पर है कि तुम अपनी बची हुई थोड़ी सी इज्जत रखना चाहते हो या जीवन भर एक कायर कहलाना चाहते हो। यह सवाल राठौर के अंतिम स्वाभिमान पर एक चाकू की तरह लगा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और फिर उसने अपना माथा जोर से मेज पर मारा, जिससे खून बहने लगा। जांचकर्ता उसे रोकने के लिए दौड़े। राठौर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज कमरे को चीरती हुई गूंजी, मैंने नहीं मारा, मैं स्वीकार नहीं करता। तुम लोगों ने सुना, मैं स्वीकार नहीं करता। विक्रम ने उसे चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि सच्चाई को सामने आने में समय लगता है, और यह जिद्दीपन सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति का कमजोर कवच है जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है।
बाहर सुबह हो रही थी, खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। एक नया दिन शुरू हो रहा था, लेकिन इस कमरे में अंधेरा अभी भी छाया हुआ था। न्याय और इनकार के बीच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे सुनवाई का दिन नजदीक आया, पूरा शहर जैसे सांस रोके हुए था। अस्पताल में हुआ हत्याकांड एक गर्म विषय बन गया था। लोग हर जगह चर्चा कर रहे थे, सड़क किनारे की चाय की दुकानों से लेकर ऑनलाइन समाचार पोर्टलों तक। हर कोई उस पल का इंतजार, हर की सकदार गे लेकी तो कानों से लेकर बात में की कान डिकली कर रहा था जब न्याय होगा। उस सुबह प्रांतीय जन अदालत के गेट के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। वे न तो पीड़ित को जानते थे और न ही मामले से सीधे तौर पर जुड़े थे, लेकिन उन सभी में एक ही भावना थी, गुस्सा और सच्चाई के सामने आने की इच्छा। कैदी वैन धीरे धीरे आंगन में आई। जब दरवाजा खुला तो श्री राठौर नीचे उतरा, हाथों में हथकड़ी थी। 2 पुलिसकर्मी उसे पकड़े हुए थे। उसका चेहरा थका हुआ था और कई केहरा हाथों में। रातों की नींद हराम होने के बाद आंखें लाल थीं। हालांकि वह एक प्रसिद्ध व्यवसायी के रूप में जनता के ध्यान का आदी था, लेकिन आज उसे देखने वाली नजरें सिर्फ तिरस्कार से भरी थीं। फुसफुसाहटें गूंज उठीं, वही है जिसने उस बेचारी डॉक्टर को मारा। देखो, अब एक अमीर आदमी का क्या रुतब्बा बचा है। उसे कीमत चुकानी होगी ताकि उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। राठौर ने सिर झुका लिया। उसके कदम भारी थे और उसके मन में एक ऐसी शर्मिंदगी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अदालत कक्ष में तनाव का माहौल था। वादी पक्ष में पीड़ित का परिवार चुपचाप बैठा था। बूढ़ी मां ने एक शोक का दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसकी खाली आंखें आरोपी की ओर देख रही थीं। बस उस एक नजर ने ही पूरे कमरे को शांत कर दिया था। सुनवाई शुरू हुई। पीठासीन न्यायाधीश ने गंभीर आवाज में घोषणा की, आज प्रांतीय जन अदालत आरोपी श्री राठौर जन्म 1967 निवासी शहर एक्स पर हत्या के आरोप में एक सार्वजनिक सुनवाई कर रही है। हथौड़े की ठक की आवाज गूंजी और पूरा कमरा शांत हो गया। अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने आरोप पत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। हर शब्द राठौर के दिल में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। आरोपी श्री राठौर ने 12 तारीख की सुबह प्रांतीय अस्पताल में एक निजी जांच के दौरान डॉक्टर प्रिया शर्मा को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया। जब पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी ने बेरहमी से हमला किया, जिससे पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने, घटनास्थल से भागने और भागने में मदद के लिए किसी को खोजने की कोशिश की। आरोपी का यह कृत्य विशेष रूप से गंभीर है, जो कानून और मानव जीवन के प्रति बीरे डैन दो की से भागने भे दो की उसकी अवमानना को दर्शाता है और जनता में भारी आक्रोश पैदा करता है। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। कई लोगों ने गुस्से में सिर हिलाया। कुछ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे वे अपना गुस्सा दबा रहे हों। जब राठौर को खड़े होने के लिए कहा गया तो पीठासीन न्यायाधीश ने पूछा, क्या आरोपी ने अभी पढ़े गए आरोप पत्र को स्पष्ट रूप से सुना है? क्या आरोपी की कोई टिप्पणी है? राठौर कांप रहा था, लेकिन फिर भी अपनी आवाज को कठोर रखने की कोशिश की। मैंने नहीं मारा। मैंने पहले ही कहा है, यह एक हादसा था। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। पूरे कमरे में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। पीठासीन न्यायाधीश ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथौड़ा बजाया। अभियोजक आगे बढ़ा और राठौर के सामने सबूतों की एक श्रृंखला रखी। खून के धब्बे, उंगलियों के निशान, गलियारे के कैमरे की फुटेज और मदद के लिए चीखें सुनने वाले गवाहों के बयान। आरोपी अभी भी दावा करता है कि यह सिर्फ एक हादसा था। अगर यह एक हादसा था तो आरोपी ने दरवाजा क्यों बंद किया? मदद के लिए दूसरे डॉक्टरों को क्यों नहीं बुलाया? आरोपी ने सबूत मिटाने और भागने की कोशिश क्यों की? आरोपी घटनास्थल से निकलते समय चाकू क्यों ले गया? राठौर ने सिर झुका लिया, पसीना बहने लगा। वह हकलाया, मैं घबरा गया था। मुझे गलत समझे जाने का डर था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अभियोजक ने जोर थी, मैंने ऐसा किया, कार इंडिया से कहा। घबराया हुआ था और फिर भी सबूत मिटाने के लिए पर्याप्त शांत था। घबराया हुआ था और फिर भी भागने और मदद खोजने के लिए पर्याप्त सचेत था। आरोपी ईमानदारी से जवाब दे, क्या आपने पीड़ित के जीवन का अनादर किया? यह सवाल एक हथौड़े की तरह लगा। राठौर ने सिर बाथरामा एक सासे जो में खासे उठाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर से चिल्लाया, मैंने नहीं मारा। तुम लोगों ने सुना, मैं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। पीड़ित की मां अब और सहन नहीं कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी।
उसकी रोने की आवाज अदालत कक्ष में गूंज उठी, जिससे कई लोग दुखी हो गए। कई नजरें राठौर की ओर मुड़ गईं, केवल तिरस्कार बचा था। पीठासीन न्यायाधीश ने गंभीर आवाज में कहा, आरोपी शांत रहे, सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। अदालत इसे और स्पष्ट करेगी। सुनवाई गवाहों की पूछताछ के साथ जारी रही। उस दिन अस्पताल में मौजूद लोग एक एक करके सामने आए। एक नर्स ने पुष्टि की, मैंने उस कमरे से एक जोरदार चीख सुनी, लेकिन जब मैं दौड़ी तो दरवाजा बंद था। हमने बहुत देर तक आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी मंजिल के एक मरीज ने गवाही दी। मैंने श्री राठौर को बाहर आते देखा। उसका चेहरा घबराया हुआ था और उसकी शर्ट पर खून लगा था, लेकिन वह इतनी तेजी से चला गया कि हम पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। गवाहियां और सबूत स्पष्ट थे। राठौर केवल सिर झुकाए रहा। उसके हाथ हथकड़ी में कांप रहे थे। कभी कभी वह सिर उठाता। उसकी आंखों में एक ऐसी आग होती जैसे वह इस उम्मीद में हो कि कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा, लेकिन कोई नहीं था। सुनवाई बहस के चरण में पहुंची। राठौर के बचाव पक्ष के वकील ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। माननीय न्यायाधीश, आरोपी राठौर स्वीकार करता है कि उसने एक गलत कार्य किया, लेकिन उसका इरादा किसी को मारने का बिल्कुल नहीं था। यह सिर्फ एक अनजाने में हुई घटना थी जो एक हाथापाई के कारण हुई। अदालत से अनुरोध है कि इसे अनजाने में हुई हत्या के रूप में विचार करे। तुरंत अभियोजक ने खंडन किया, इसे अनजाने में नहीं कहा जा सकता जब आरोपी ने जानबूझकर नियंत्रित किया, मुंह बंद किया और फिर छिपाने और भागने की कोशिश की। अगर यह वास्तव में अनजाने में होता तो आरोपी को तुरंत मदद के लिए डॉक्टरों को बुलाना चाहिए था। आरोपी का व्यवहार स्पष्ट रूप से जानबूझकर और परिणाम के बारे में पूरी जागरूकता को दर्शाता है। पूरा हॉल सांस रोके हुए था। सभी की नजरें न्यायाधीश की बेंच पर थीं, जहां श्री राठौर की किस्मत का फैसला हो रहा था। राठौर चुपचाप खड़ा था। पसीने से उसकी पीठ भीग गई थी। उसके मन में छवियां एक के बाद एक आ रही थीं। डॉक्टर प्रिया का डरा हुआ चेहरा, दबी हुई चीखें, गिरने से पहले उसकी निराश आंखें। ये यादें उसे एक बुरे सपने की तरह सता रही थीं, लेकिन उसका मुंह अभी भी बड़बड़ा रहा था। यह मैं नहीं था, मैं स्वीकार नहीं करता। सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन माहौल बहुत स्पष्ट था। सच्चाई श्री राठौर के चारों ओर एक ऐसे न्याय के जाल की तरह कस रही थी जिससे बचना असंभव था। अदालत कक्ष जैसे जम गया जब पीठासीन न्यायाधीश ने घोषणा की कि वे विचार विमर्श के लिए जा रहे हैं। हथौड़े की 3 दृढ़ आवाजें गूंजी। न्यायाधीश अपनी सीटों से उठ गए। अंदर सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था, केवल तेज सांसों और लकड़ी की कुर्सियों की चरमराती आवाजें थीं। आरोपी के कटघरे में राठौर सिर झुकाए हुए था। उसके हथकड़ी लगे हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह हाँफ रहा था। उसकी आंखें लगातार झपक रही थीं। उसके दिल में जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। वह जानता था कि यह पल सब कुछ तय करेगा, लेकिन उसके मन की गहराई में वह अभी भी इस कमजोर विश्वास से चिपका हुआ था कि अदालत नरमी बरतेगी, कि वह इसे एक तथाकथित दुर्घटना बताकर बच सकता है। वादी पक्ष में पीड़ित की बूढ़ी मां चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बेजान थीं। उसके हाथ में सफेद शोक का दुपट्टा कसकर लिपटा हुआ था। एक भी आंसू अब नहीं गिरा, क्योंकि आंसू बहुत पहले ही सूख चुके थे। वह बस न्याय का एक शब्द सुनने का इंतजार कर रही थी, ताकि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। जब दांत में दांत राथे सोखता थे, न्यायाधीशों की पीठ लौटी तो पूरा हॉल एक साथ खड़ा हो गया। पीठासीन न्यायाधीश ने पूरे कमरे को देखा। उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन हर शब्द एक चाकू की तरह था। पूरी फाइल, सबूत, गवाहों के बयान, फोरेंसिक जांच के परिणाम और अदालत में हुई बहस पर विचार करने के बाद न्यायाधीशों की पीठ का मानना है कि आरोपी श्री राठौर का कृत्य समाज के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। आरोपी ने जानबूझकर पीड़ित प्रिया शर्मा को नियंत्रित किया, चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और फिर सबूत मिटाने और भागने की कोशिश की। आरोपी ने नौवंदे भागने की कोशिश की, केवल ईमानदारी से कबूल नहीं किया, बल्कि अंत तक झूठ बोलता रहा और इनकार करता रहा। इसीलिए इसे अनजाने में नहीं माना जा सकता, बल्कि यह किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर छीनने का कृत्य है। राठौर एक मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुश्किल से थूक निगला। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। पीठासीन न्यायाधीश ने शांत कमरे में गूंजती आवाज में जारी रखा,
मामले की प्रकृति, गंभीरता और विशेष रूप से गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की पीठ आरोपी श्री राठौर को हत्या के अपराध के लिए उच्चतम सजा यानी मृत्युदंड देने का फैसला करती है। हथौड़े की 3 गूंजती आवाजों ने शांत माहौल को चीर दिया। तुरंत हॉल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने धीरे से कहा सही हुआ, कुछ ने तालियां बजाईं। पीड़ित की मां कांपते हुए अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले और फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिरी आंसू गिर गए थे दर्द के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा के एक हिस्से को सांत्वना मिली थी और राठौर उसके हाथ में थे, डूके दे के साथ मां सांत्वना मिली थी। पैर लड़खड़ा गए, उसकी आंखें न्यायाधीशों की पीठ को घूर रही थीं। वह चिल्लाया, उसकी आवाज एक निराश व्यक्ति की तरह थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने नहीं मारा। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, मैंने नहीं मारा। यह अन्याय है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। 2 पुलिसकर्मी उसे कसकर पकड़ने के लिए दौड़े ताकि वह गिर न जाए, लेकिन वह हाथ पैर मारता रहा और गला बैठने तक चिल्लाता रहा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। पूरे हॉल ने सिर हिलाया। अब कोई भी उन अंतिम शब्दों बहो की मारता रहा, पर विश्वास नहीं कर रहा था। पीठासीन न्यायाधीश ने फिर से हथौड़ा बजाया और गंभीर आवाज में कहा, व्यवस्था बनाए रखें, फैसला सुना दिया गया है। आरोपी को निर्धारित समय के भीतर अपील करने का अधिकार है। इन शब्दों ने लंबी सुनवाई का अंत कर दिया। अदालत के बाहर भीड़ इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने आरोपी को वैन में ले जाते देखा तो कई लोगों ने गुस्से भरी नजरें फेंकी। कुछ ने जोर से चिल्लाया, यही होना चाहिए था, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, न्याय की जीत हुई। लोगों की आवाजें एक लहर की तरह राठौर के सिर पर गिरीं। उसे वैन में धकेल दिया गया। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और शोरगुल बंद हो गया। उस पल उसका मन उथल पुथल में डूब गया। छवियां एक के बाद एक आ रही थीं। अस्पताल के कमरे में मदद के लिए चीखें, डॉक्टर की डरी हुई आंखें, गलियारे की टिमटिमाती रोशनी, सब कुछ एक साथ मिलकर उसके दिमाग में एक धीमी गति की फिल्म की तरह घूम रहा था, जिसका कोई अंत नहीं था। राठौर निराशा में चिल्लाया, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। लेकिन वह चीख खालीपन में खो गई। अब कोई सुनना नहीं चाहता था। अदालत कक्ष में वापस पीड़ित की मां ने चुपचाप अपनी बेटी की तस्वीर की ओर हाथ जोड़े और फुसफुसाते हुए कहा, बेटी, तुम शांति से आराम करो, न्याय हो गया है। इंस्पेक्टर विक्रम, जो मामले को शुरू से देख रहे थे, हॉल में खड़े थे। उन्होंने उस दृश्य को देखा और उनका दिल भारी हो गया। हालांकि फैसला सुना दिया गया था, हालांकि न्याय की जीत हुई थी, लेकिन एक सच्चाई नहीं बदल सकती थी। एक युवा उत्साही लड़की हमेशा के लिए चली गई थी और एक आदमी जिसके पास कभी सब कुछ था, अब सबसे कड़वे अंत का सामना कर रहा था। कानून ने मामला बंद कर दिया था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी बाकी थी। लोग चर्चा करते रहे। कई लोगों ने अदालत की निष्पक्षता के लिए राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ने फुसफुसाया। क्या उसने वास्तव में अपनी गलती महसूस की, या वह अंत तक बचने के लिए इनकार करता रहा और यह जिद्दीपन ही देखने वालों के दिलों में एक अंधेरा छोड़ गया। कहानी खत्म हो गई लगती थी, लेकिन गहराई में लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। क्या अपनी कोठरी में अंतिम दिनों का सामना करते हुए राठौर सच्चाई कबूल करेगा, या वह उस रहस्य को अपने साथ कब्र में ले जाएगा? सुनवाई के बाद श्री राठौर को वापस जेल ले जाया गया। लोहे का दरवाजा उसके पीछे एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया, जो अंधेरे गलियारे में गूंजता रहा। एकांत कोठरी के अंदर केवल एक लोहे का बिस्तर, एक पतला कंबल और एक पीली रोशनी वाला बल्ब था, जो कभी कभी टिमटिमाता था। राठौर कमरे के कोने में बैठ गया। उसकी पीठ ठंडी दीवार से सटी हुई थी। उसकी आंखें बेजान थीं और वह एक ही वाक्य बड़बड़ाता रहा, यह मैं नहीं था, मैंने नहीं मारा, जैसे वह पागल हो गया हो। लेकिन फिर जब रात हुई और बारिश की बौछारें पड़ने लगीं, तो उसे डॉक्टर का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, नफरत से भरी हुई थीं, और उसकी आवाज गूंज रही थी, क्यों आपने मेरी जान क्यों ली? मैं सिर्फ 27 साल की थी। मेरे कितने सपने अधूरे रह गए। राठौर उठ बैठा, पसीने से उसकी पीठ भीग गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना सिर पकड़कर चिल्लाया, चली जाओ, मुझे मत सताओ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। लेकिन वह आवाज अंधेरे में गूंजती रही, जिससे वह पागल हो रहा था। दिन ब दिन राठौर की मानसिक स्थिति और खराब होती गई। कभी वह घंटों चुपचाप बैठा रहता, उसकी आंखें खाली होती और होंठों पर बेमतलब के शब्द होते।
कभी वह अपना सिर दीवार से मारता और एक जंगली जानवर की तरह चिल्लाता जिसे कोने में धकेल दिया गया हो। जेलर को उस पर किली ओ की आंखें डेलर को किलिया गया हो नजर रखने के लिए और लोगों को नियुक्त करना पड़ा इस डर से कि वह सज्जा के दिन से पहले कोई बेवकूफी भरा कदम न उठा ले। एक शाम इंस्पेक्टर विक्रम जेल आए। वह एकांत कोठरी में दाखिल हुए और देखा कि राठौर बिस्तर पर बैठा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका चेहरा इतना दुबला हो गया है कि केवल हड्डियां दिख रही हैं। विक्रम ने एक लोहे की कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गए। श्री राठौर, मैं अब पूछताछ के लिए नहीं आया हूं। मामला बंद हो गया है, फैसला सुना दिया गया है। मैं बस चाहता हूं कि आप एक देह में है, सांप ने बॉल बर दिख रही हैं, आप एक लोहे की कुर्सी खींची। बार सच बोलें, आप अभी भी इनकार क्यों कर रहे हैं जबकि सब कुछ साफ है? राठौर थोड़ी देर चुप रहा और फिर सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। अगर मैं मान लेता तो जीवन भर मेरा नाम शापित रहता। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, वे कैसे जीते? मैं उन्हें यह दाग नहीं दे सकता कि उनका पिता एक बेरहम हत्यारा था। मुझे अपनी बची हुई थोड़ी सी इज्जत बचानी थी। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में निराशा थी। इज्जत झूठ पर नहीं बनाई जा सकती। जब आप सच बोलेंगे तभी आपके बच्चों को थोड़ा विश्वास होगा। आपका चुपचाप इनकार करना केवल दाग को और गहरा करेगा। राठौर हंसा। उसकी हंसी में दर्द था। कहना आसान है, मैं कभी अमीर था, कितने लोग मेरी इज्जत करते थे। अब मैं एक अपराधी हूं। मौत क्या है? यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और उठते हुए आखिरी बात कही। आप कानून के सामने इनकार कर सकते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। लोहे का दरवाजा बंद हो गया और राठौर को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। वह गिर पड़ा, सिर पकड़ लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। उसके मन में पीड़ित की छवि फिर से आ गई। इस बार गुस्से में नहीं बल्कि दुख भरी आंखों से, जैसे पूछ रही हो, क्या आपको सच में पछतावा है? अगले कुछ दिनों तक राठौर आधी नींद और आधी जागने की स्थिति में रहा। कभी वह घंटों बैठकर माफी मांगता, कभी वह इनकार करते हुए चिल्लाता। जेलर ने बताया कि हर रात वह उसके रोने की आवाज सुनता था, एक खोए हुए बच्चे की तरह। सिसकियां। बाहर समाज में खबरें धीरे धीरे शांत हो गईं, लेकिन लोगों के दिलों में यह मामला अभी भी सुलग रहा था। कई लोगों ने कहा उसका मरना ही ठीक है, लेकिन कुछ ने लंबी सांस लेकर कहा उसकी मौत उस लड़की को वापस नहीं ला सकती जिस दिन उसे सज्जा का फैसला मिला। राठौर चुपचाप सुनता रहा। पहले की तरह हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खोई हुई थीं। जब अधिकारी ने पढ़ना समाप्त किया तो उसने बस एक छोटा सा वाक्य कहा, कब अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही। अधिकारी ने जवाब दिया। राठौर ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। उसकी आंखों में अब कोई संघर्ष नहीं था, बल्कि एक गहरा खालीपन था। उस आखिरी रात वह सोया नहीं। वह लोहे की खिड़की के पास बैठा लटकते हुए चांद को देख रहा था। धुंधली रोशनी में उसने फुसफुसाया, प्रिया, अगर सच में आत्मा होती है तो मुझे माफ कर दो। भले ही मैंने इनकार किया, मेरे दिल में मैं जानता हूं कि मैंने ही तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था। मुझे बहुत पछतावा है। आंसू बहकर उसके दुखी चेहरे पर आ गए। यह पहली और आखिरी बार था जब राठौर ने सच्चाई स्वीकार की। अदालत के सामने नहीं, पुलिस के सामने नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा और ठंडी रात के अंधेरे के सामने। उस सुबह आसमान इतना भूरा था जैसे किसी दुर्भाग्यपूर्ण दिन का संकेत दे रहा हो। जेल में गलियारा इतना शांत था कि डर लग रहा था। केवल जेलर के जूतों की आवाज गूंज रही थी। एकांत कोठरी का दरवाजा खुला। 2 सैनिक अंदर आए। एक ने गहरी आवाज में कहा, समय हो गया है, तैयार हो जाओ। श्री राठौर ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी रात जागने के कारण लाल थीं। उसने न तो संघर्ष किया न ही विरोध किया। धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पैर इतने भारी थे जैसे उनमें सीसा भरा हो। वह जेलरों के पीछे चला। उसके हाथ और पैरों की लोहे की जंजीरों से एक सूखी खड़खड़ाती आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। कमरे से निकलने से पहले उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ठंडी कोठरी, लोहे का बिस्तर, धब्बेदार दीवारें, सब कुछ हमेशा के लिए वहीं रहेगा। और वह एक ऐसी जगह जा रहा था जहां से कोई वापस नहीं आता। रास्ते में उसे इंस्पेक्टर विक्रम इंतजार करते हुए मिले। विक्रम ने सीधे उसकी पोर्टजे लाते हैं बारे ने ही भीवन धोड़ देखा। आंखों में देखा, अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक अजीब शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, राठौर, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? यह आखिरी मौका है। वह चुप रहा और फिर अचानक घुटनों के बल गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं माफी मांगता हूं। मुझे पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
कृपया मेरे परिवार को बताएं कि मेरे पास एक शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम मैंने स्वीकार कर लिया। विक्रम ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में एक उदासी थी। वह समझ गया कि यह कबूलनामा कुछ नहीं बचा सकता, लेकिन कम से कम यह एक देर से मिली मुक्ति थी। जब दल जेल के आंगन से गुजरा तो सुबह की पहली किरणें पड़ी। दूर पक्षियों की चहचहाहट उस व्यक्ति के भारी कदमों के बिल्कुल विपरीत थी जो मौत की ओर जा रहा था। अंतिम संस्कार की रस्में हुईं। राठौर को कुछ पंक्तियां लिखने की अनुमति दी गई। उसने कांपते हुए कलम से जल्दी जल्दी कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द लिखे। पत्नी और बच्चों से माफी पिता, गलत था। अच्छा जीवन जीना पिता के नक्शे एकदम पर मत चलना। मैं यह पाप अपने साथ ले जा रहा हूं। प्रिया, मुझे माफ कर दो। कागज को मोड़कर अधिकारी को दे दिया गया। उसने कलम छोड़ दी, उसके हाथ कांप रहे थे। सजा का क्षण आया। राठौर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं। अंतिम क्षण में उसका चेहरा शांत हो गया। कोई विरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल एक नग्न व्यक्ति जो उस अंत का सामना कर रहा था जिसे उसने खुद बनाया था। गोलियों की आवाज गूंजी, संक्षिप्त और निर्णायक। सब कुछ खत्म हो गया। उसी समय शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से कब्रिस्तान में प्रिया की मां ने अपनी बेटी की कब्र पर एक नग्न व्यक्ति दब्बी अगरबत्ती जलाई और धीरे से फुसफुसाया, बेटी तुम अन्यायपूर्ण रूप से चली गईं, लेकिन आज उस अपराधी को कीमत चुकानी पड़ी है। मैं चाहती हूं कि तुम शांति से रहो। अगरबत्ती जल रही थी, धुआं शाम की हवा में मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर कीमत चुकानी पड़ी है। प्रिया ने शांति से मुस्कुराते हुए इस दुनिया की नफरत को छोड़ दिया हो। इंस्पेक्टर विक्रम अपने कार्यालय लौटे और राठौर के अंतिम पत्र को फाइल में रखा। उन्होंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। मामला बंद हो गया था, न्याय हो गया था, लेकिन उनका दिल अभी भी भारी था, क्योंकि हर फैसले के पीछे टूटे हुए भाग्य होते हैं। एक लड़की ने अपनी जान गंवाई, एक मां ने अपनी बेटी खोई, एक परिवार ने अपना पिता खोया और समाज को एक और गहरा घाव मिला। बाहर जीवन चलता रहा, लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। समय हर त्रासदी पर धूल डाल देगा, लेकिन इस कहानी की यादें जिन्होंने इसे देखा है वे कभी नहीं मिटेंगी। एक मामला बंद हो गया, लेकिन उसकी गूंज हमेशा रहेगी। यह याद दिलाता है कि एक पल की गिरावट, एक आवेगी कृत्य, दोनों जिंदगियों, अपराधी और पीड़ित को एक बहादुरी ऐसी खाई में धकेल सकता है जहां से कोई वापसी नहीं है। और उस अस्पताल में वह कमरा जहां यह त्रासदी हुई थी, उसे फिर से सफेद और चमकदार बना दिया गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जो लोग इस कहानी को जानते थे, वे जब भी वहां से गुजरते तो एक खामोश खौफ महसूस करते थे। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी भावनात्मक लगी और आप और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबाकर हमारा समर्थन करें, ताकि आप अगले पारे एपिसोड्स को मिस न करें। आपका समर्थन ही हमें और भी आकर्षक कहानियां लाने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। नमस्कार और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप सब कहां से हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरी यही दुआ है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो कमेंट में हम सबके साथ जरूर साझा करें।